चेक करना किधर से आवाज आ गई। तो अपने जो पूर्वी मैदानी प्रदेश हैं इसमें अलवर, भरतपुर, जयपुर, दौसा, टोंक, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये जिले आते हैं। ठीक है, इसमें से कुछ जिले ऐसे हैं जो अपने दक्षिण वाले एरिया में भी आते हैं, लेकिन इनको मैदानी प्रदेशों में शामिल करते हैं। चित्तौड़गढ़ हुआ, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, क्योंकि नीचे जो माही बेसिन वाला क्षेत्र है इसमें ये जिले शामिल होते हैं। ठीक है, इसका जो कुल क्षेत्रफल है वो है 23% और इसमें जो आबादी निवास करती है वो 39% है। अगर हम आबादी के हिसाब से बात करें तो मरुस्थल जिसका 61.11% एरिया था उसमें 40% आबादी थी। ठीक है, और जो 9% था अरावली का उसमें 10% आबादी निवास करती है, और ये जो अपना 23% है इसमें करती है 39। ठीक है, उसके बाद बचते हैं अपने पठारी प्रदेश। ठीक है, तो उसमें 9% आबादी निवास करती है। इस प्रकार से आबादी का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो जनसंख्या यहाँ पे 39% निवास करती है। यहाँ की जो मिट्टी है वो जलोढ़ व दोमट है। जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलेगी? जहाँ पर नदियां होंगी। नदियां अपने साथ में क्या लेकर के आती हैं? जलोढ़ लेकर के आती हैं। ठीक है, वर्षा की जो मात्रा है वो 50 से 80 सेंटीमीटर है, मध्यम वर्षा होती है। और जो नहरें हैं इस एरिया में जो नहरें मिलेंगी वो भरतपुर और गुड़गांव नहर मिलेंगी, जो कि यमुना से भरतपुर जिले की तरफ आती है। इसके अलावा जो इनका जो निर्माण है इन मैदानों का वो नदियों के अवसादों से होता है। ठीक है, अगर हम पूर्वी मैदान का जो वर्गीकरण करते हैं, पूर्वी मैदान को हम कितने भागों में बांट सकते हैं? पूर्वी मैदान को हम बांटते हैं 3 भागों में। एक हो गया अपना माही बेसिन, दूसरा हो गया अपना बनास और बाणगंगा वाला मैदान, और तीसरा हो गया अपना चंबल बेसिन। यानी ये 3 महत्वपूर्ण अपनी नदियां हैं, इनको हम पूर्वी मैदान में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर अब्बा तंत्र की अगर हम बात करेंगे तो उसमें हम लूनी का भी पढ़ेंगे पूरी तरीके से, आंतरिक प्रवाह की नदियां उनको भी पढ़ेंगे, लेकिन बात यहाँ हो रही है पूर्वी मैदान की। तो पूर्वी मैदान में हम दक्षिण वाला तो सिर्फ एक माही बेसिन को पढ़ रहे हैं, उसके अलावा बनास और चंबल इन दोनों को हम पढ़ेंगे। ठीक है, माही बेसिन में व्याघ्र घाट, छप्पन का मैदान यहाँ बांसवाड़ा वाले एरिया में है, कांठल और माही का मैदान, ये चीजें पढ़नी है। बनास बाणगंगा के में मेवाड़ का मैदान, क्योंकि जहां से बनास नदी निकलेगी खमनौर की पहाड़ियों से वो मेवाड़ का मैदान है। उसके बाद पीड़वांड के मैदान में जो भीलवाड़ा में पड़ेगा उधर कर जाएगी एंटर। उसके बाद ये पड़ेगा खैराड़ का, और उसके बाद आएगा मालपुरा टोंक वाला एरिया। ठीक है, तो ये पढ़ेंगे अपन बनास में। चंबल बेसिन में हमें जो बीहड़ जो पढ़ते हैं या डांग वाला एरिया उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक, ये आप मैप के माध्यम से देखें कि जो नदी है अपनी माही नदी वो कहाँ से आती है। माही नदी आती है अपनी, ये धार जिला है, इधर से एमपी से आती है। इस प्रकार बांसवाड़ा में एंटर करती है, यहाँ पर इस पर माही बजाज सागर बांध है। इस प्रकार से यू आकार बनाते हुए एक ये कड़ाना बांध है, इस प्रकार से निकल जाती है किधर? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, खंबात की खाड़ी में अरब सागर में जाकर के नदी गिर जाती है, और ये इसका जो बेसिन क्षेत्र इसका निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसमें आपको डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया, इधर प्रतापगढ़ आ गया, थोड़ा सा चित्तौड़गढ़ आ गया। इस प्रकार से ये बेसिन का अपना निर्माण कर देती है। ठीक है, मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान में एंटर होती है। इस पर 2 बांध मिलते हैं, माही बजाज सागर और कड़ाना बांध। ठीक है, इन दोनों बांधों को बना करके ये राजस्थान से बाहर निकल जाती है, और एक ऐसी नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, इसमें जिले कौन कौन से आ रहे थे? जिले इसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और थोड़ा सा उसमें उदयपुर वाला एरिया है उसको भी कवर करती है। अपने 4 जिले आते हैं मुख्य रूप से। ठीक है, इस क्षेत्र में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, कुछ कटा फटा सा क्षेत्र है, तो इसलिए इसको बांगड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कांठल भी कहते हैं इसको, तो कांठल जो माही नदी का बहाव क्षेत्र है वो कांठल का मैदान कहलाता है। ठीक है, इसलिए इसको कांठल की गंगा के उपनाम से भी जाना जाता है। एक बनाती है छप्पन का मैदान। छप्पन का मैदान क्या है कि इसकी छोटी छोटी सहायक नदियां हैं, नाले हैं, यानी 56 नदी नालों का समूह है, वो बांसवाड़ा जिले में है। और वो 56 नदी नालों का समूह क्या कहलाता है? जो बेसिन क्षेत्र उसका बनता है वो है छप्पन का मैदान। ठीक है, कौन से? बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के मध्य पड़ता है,
56 नदी नालों का बहाव क्षेत्र। ठीक है, इसके अलावा बांगड़ क्षेत्र है, जो नदी प्रवाह के कारण जो पहाड़ी भाग है वो थोड़ा गहरा हो गया है, इसलिए इसको बांगड़ कहते हैं। इस इलाके में एक भाषा बोली जाती है जिसको कहते हैं बागड़ी। ठीक है, व्याघ्र घाट भी इसी में पड़ता है। व्याघ्र घाट क्यों कहते हैं इसको? व्याघ्र मतलब होता है बाघ या बगेरे, बाघ टाइप की लगते हैं देखने में, लेकिन बगेरे होते हैं उनसे थोड़े छोटे साइज के। तो बगेरों की अधिकता है इस इलाके में। ठीक है, थोड़ा सा पहाड़ी एरिया है, तो इसको क्या कहते हैं? व्याघ्र घाट। ग्यारह सौ अठहत्तर में मेवाड़ के एक सामंत सिंह थे, उन्होंने बागड़ राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, बागड़ राज्य क्या था? इसकी राजधानी आसपुर थी, पहले डूंगरपुर, और जो बांसवाड़ा है माही नदी का पूर्वी भाग है, और जो डूंगरपुर है माही नदी का पश्चिमी भाग है। 16वीं सदी में इसका डिवाइडेशन हो गया था। जगमाल सिंह ने बांसवाड़ा और डूंगर सिंह ने डूंगरपुर नाम से दो शहर अलग बसा दिए थे, और ये राज्य अलग हो गया था। जो पहले बांगड़ राज्य था वो डिवाइड हो गया था। ठीक है, ये आता है आपका बनास का मैदान। बनास नदी कहाँ से निकलती है? बनास नदी यहाँ खमनौर की पहाड़ियाँ हैं, यहाँ से निकलती है इस प्रकार से चलती हुई, और यहाँ टोंक जिले में राजमहल नामक स्थान पर बीसलपुर बांध का निर्माण करती है। ठीक है, इसमें खारी और कोठारी दो नदियां मिलती हैं, वो भी यहाँ देवेर की पहाड़ियों से और इधर से निकल कर पहुंचती हैं। ये तीन नदियों का संगम होता है, त्रिवेणी संगम राजमहल टोंक में, और ये इनका पूरा बेसिन क्षेत्र बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, तो बनास की जो सहायक नदियां हैं उसमें मुख्य रूप से ये खारी और कोठारी नदी है। ठीक, बनास नदी जिन मैदानों को रास्ते में अपने निर्माण करती है उसमें मुख्य रूप से जो आते हैं वो है मेवाड़ का मैदान, पीड़बांड का मैदान, माल खैराट और मालपुरा। ठीक है, जो मेवाड़ का मैदान है वो बेड़च और गंभीर नदी से निर्मित है। बेड़च और गंभीर नदी इसकी सहायक नदियां हैं। इस एरिया में मक्का का जो उत्पादन होता है ये उसके लिए भी बहुत फेमस है। जो मेवाड़ का मैदान है इसमें मक्के का उत्पादन भी होता है। और चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद और भीलवाड़ा, ये चार जिलों में मिलकर के ये मेवाड़ का मैदान बनता है। ठीक है, जो पीड़बांड का मैदान है वो देवगढ़ में, जो राजसमंद जिले में स्थित है देवगढ़, तो वहां की जो अपशिष्ट पहाड़ियां हैं उनके मध्य जो मैदान बनता है उसे कहते हैं पीड़बांड का मैदान। ओके, फिर नेक्स्ट आता है अपना खैराट का मैदान। खैराट जो भीलवाड़ा का जहाजपुर क्षेत्र है, जहाजपुर से लेकर के टोंक बूंदी तक का जो ऊबड़ खाबड़ एरिया है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं खैराट का मैदान। ठीक है, उसके अलावा माल खैराट आता है, तो ये टोंक जिले का मालपुरा से करौली के मध्य जो भूरी मिट्टी का मैदान निर्मित होता है उसको कहते हैं माल खैराट। ठीक है, क्योंकि बनास नदी ऐसा नहीं कि त्रिवेणी संगम पे जाके रुक गई, इसके बाद वो आगे बढ़ती है और आगे जाकर चंबल में मिल जाती है, यानी कि ये गंगा नदी के अब्बा तंत्र में शामिल होती है। ठीक है, क्योंकि चंबल मिलेगी यमुना में, यमुना मिलेगी गंगा में, इस प्रकार से गंगा नदी के अब्बा तंत्र में ये बनास नदी शामिल होती है। बाणगंगा नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो जयपुर, दौसा और भरतपुर है। कहाँ से निकलती है? ये निकलती है विराटनगर से। बैराट की जो पहाड़ियां हैं, बैराट की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी निकलती है, जयपुर दौसा में बहती हुई भरतपुर जाकर के ये समाप्त हो जाती है। ये जो बनास का एरिया है इसको एम हेरोन ने तृतीय पेनी प्लेन का नाम दिया है। ठीक है, पेनी प्लेन ये मैदान का ही इंग्लिश नाम है, तो मैदान इसको क्या बोला है? एम हेरोन ने तृतीय पेनी प्लेन का नाम दिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम चंबल का बेसिन। चंबल का जो बेसिन है उसमें अपने मुख्य रूप से कौन कौन से शहर आ रहे हैं, कौन कौन से जिले आ रहे हैं? कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ठीक है, ये डांग का निर्माण करती है, डांग या उत्खात भूमि। आपने कभी जो मूवीज देखी होंगी आपने डाकू वाले सीन देखे होंगे, तो बीहड़ में उनकी शूटिंग होती है। बीहड़ क्या होते हैं? ऊंचे ऊंचे मिट्टी के टीले होते हैं, उनके बीच में गहरी खाइयां होती हैं, इस प्रकार से बीहड़ होते हैं। ठीक है, थोड़ा दुर्गम इलाका होता है। तो चंबल नदी का किस लिए प्रसिद्ध है? चंबल नदी अपने कटाव के लिए प्रसिद्ध है कि आसपास का एरिया वहां से कटाव बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, तो प्राचीन समय में इसके द्वारा बहुत ज्यादा कटाव किया गया, अपरदन किया गया आसपास के एरिया में। तो जो अपरदन है वो सिंपल नहीं था, उसने बड़ी बड़ी गोर्ज इस प्रकार से निर्मित कर दिए, उनको क्या कहते हैं? बीहड़ कहते हैं। ठीक है, इसके भी दो नाम मिलते हैं। करौली वाला इलाका है उसमें डांग कहते हैं, और धौलपुर वाले में क्या कहते हैं? बीहड़। बीहड़ों की
जो गहराई है वो ज़्यादा है, तो डांग वाला एरिया है उसमें अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ भी मिलती हैं, लेकिन उसकी जो गहराई है वो थोड़ी सी कम है। ठीक है, डांग भूमि जो कंदरा कंदरा बनाती है ये नदी अपर्दन करके, ठीक है, उससे डांग भूमि का निर्माण होता है। और दो डांगों के बीच में, जैसे ये दो डांग है, इनके बीच की जो ये जो जगह है इसको कहते हैं खो। ठीक है, काली जलोढ़ मिट्टी इस एरिया में हमें प्राप्त होती है। सर्वाधिक डांग भूमि कहाँ पर है? सर्वाधिक जो डांग भूमि है वो हमारे करौली जिले में मिलती है, हमें करौली जिले में मिलती है, इसलिए इसको डांग की रानी भी कहा जाता है। ठीक है, डांग की रानी कौन से जिले को? करौली जिले को कहा जाता है। उसके अलावा हमें जो बीहड़ मिलते हैं, बीहड़ मिलते हैं हमें धौलपुर में, सर्वाधिक धौलपुर में मिलते हैं, और इनको डांकों की शरण स्थली के रूप में माना जाता है, क्योंकि बहुत दुर्गम इलाके हैं, ना यहाँ पर सड़कें होती हैं, ना कोई आने जाने के रास्ते होते हैं सही। तो जो कोई व्यक्ति क्राइम कर रहा है, डाकू डाकू बन गया, डकैती कर रहा है, वो लोग यहाँ पर जाकर के छुप जाते हैं, पुलिस उनको ढूंढ नहीं पाती। इस प्रकार से डाकुओं ने इसको शरण स्थली के रूप में सदियों तक यूज किया। ठीक है, आप इनके डाकू के ऊपर हमारे बॉलीवुड में अनेक प्रकार की मूवी आपको मिलेंगी, जैसे बैंडिट क्वीन, देवी के ऊपर एक मूवी मिलती है बैंडिट क्वीन। ठीक है, तो उनमें ये चित्रण बहुत अच्छी तरीके से किया गया है, किस प्रकार से ये जो डाकुओं का जीवन हुआ करता था बीहड़ों में। सर्वाधिक जो बीहड़ है वो मिलते हैं हमें धौलपुर में। ठीक है, डांगों के विकास, डांग में जब यहाँ पर सड़कें नहीं है, थोड़ी व्यवस्थाएं ऐसी हैं, तो यहाँ का विकास नहीं हो पाया और ये अन्य क्षेत्रों से बहुत ज़्यादा पीछे रह गए। तो इनको मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक कोशिशें की गई। इंदिरा गांधी के समय पर डाकुओं को प्रोत्साहन भी दिया गया कि तुम ये चीज़ें छोड़ करके मुख्य धारा में आओ, हम तुम्हें हेल्प करेंगे। उनके लिए घर भी दिया गया, कुछ पैसे भी दिए गए और उनकी कुछ सजा भी कम की गई। इस प्रकार से अनेक कार्यक्रम सरकार चलाती रहती है। तो डांग के विकास के लिए डांग क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम चलता है। ठीक है, जिसकी शुरुआत कब हुई? 1998 में हुई। ठीक है, 1998 में शुरू हुआ। इसमें 8 जिले टोटल शामिल हैं आपके। कौन कौन से हैं? सवाई माधोपुर है, करौली है, धौलपुर है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और भरतपुर। भरतपुर का बहुत कम एरिया इसमें पड़ता है। जो करौली से लगता हुआ भाग है उसमें थोड़ी बहुत डांगें मिलती हैं। ठीक है, इसका जो उद्देश्य क्या है कि उनका जो सोशल और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ा हुआ है। वो जो अन्य दुनिया है उससे काफ़ी पीछे रह गए। ठीक है, क्योंकि उनके यहाँ पर थोड़ी कम्युनिकेशन की और मतलब कॉन्टैक्ट बहुत कम है लोगों से। ठीक है, सड़क वगैरह नहीं है, इस वजह से थोड़े पीछे रह गए। तो इसलिए इनका उद्देश्य क्या है? डांग विकास जो कार्यक्रम है उसका सामाजिक और आर्थिक विकास करना उनका। ठीक है, डाकुओं से मुक्ति दिलाना। डाकुओं के कारण भय आतंक रहता है, कुछ नए उद्योग धंधे नहीं लग पाते, वहाँ पर लोगों को पलायन करना पड़ता है अपने एरिया को छोड़ करके, खेती पर कब्जा कर लेते हैं। तो इन चीज़ों से मुक्ति दिलाना भी काम है, प्लस पर्यावरण का विकास करना। ठीक है, क्योंकि पानी की उपलब्धता है, चंबल नदी का बेसिन क्षेत्र है, वनस्पतियाँ भी हैं, लेकिन उनका क्या नहीं हो रहा है? उनको संरक्षण प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से इन 3 चीज़ों पर फोकस किया गया। आप चंबल का अगर वो देखें एंट्रेंस, तो ये भवानी मंडी से होकर के यहाँ पे एंटर होती है। यहाँ इस पर बांध है, जवाहर सागर बांध, फिर एक कोटा के ऊपर होकर निकलती है। इस प्रकार से नदी इस प्रकार से चलती है सवाई माधोपुर के ऊपर होकर, फिर ये बनाती है एमपी के साथ में बाउंड्री। ये करौली जिला है, आगे चलकर यहाँ धौलपुर आ जाएगा। इस प्रकार से बाउंड्री बनाती है। और फतेहाबाद के पास में, फतेहाबाद पड़ता है आपका यूपी में, इटावा जिले में। इटावा जिले में ये मिल जाती है किसमें? ये मिल जाती है आपकी यमुना नदी में। ठीक है, और यमुना नदी इलाहाबाद में जाकर किससे मिलती है? प्रयागराज में मिल जाती है गंगा में। ठीक है, तो चंबल नदी किसकी सहायक नदी हुई? गंगा अब्बा तंत्र की। ठीक है, तो चंबल नदी कहाँ से इंटर करी? या कोटा से इंटर करी, हाँ, झालावाड़ से, और यहाँ पर अंदर चलती है और एक कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर से होकर निकल करके कहाँ निकल जाती है? ये मध्य प्रदेश में चली जाती है। ठीक है, और इस यहाँ से सवाई माधोपुर से लेकर यहाँ तक ये क्या करती है? बाउंड्री का निर्माण करती है मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा दक्षिणी पूर्वी जो पठार है उसको कहते हैं हम हाड़ौती का पठार। हाड़ौती क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो हाड़ा शासक थे,
हाड़ा राजपूत जो शासक थे उनका शासन क्षेत्र हुआ करता था कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाले एरिया पर। ठीक है, इस कारण से इसको हाड़ौती वाला एरिया बोला जाने लगा और यहाँ पर जो भाषा है उसको भी हाड़ौती कहा जाता है। इसलिए इस पठार जो इसका रीजन है, जो पठारी रीजन है प्लेटू, इसको भी क्या बोले जाने लग गया, हाड़ौती का पठार। ठीक है, इसका जो निर्माण हुआ वो ज्वालामुखी के बेसाल्ट लावा से हुआ। ज्वालामुखी कोई भी होता है उसमें क्या भरा रहता है, उसमें आपका भरा रहता है मैग्मा, लेकिन जब वो फटता है तो उसमें से क्या निकलता है, उसमें से निकलता है लावा। तो लावा का जमाव होता है। ठीक है, तो लावा के जमाव वो ऐसा तो रह नहीं पाएगा किसी गुंबदाकार फॉर्म में रह जाए, अगर लावा अगर ज़्यादा गर्म है तो वो फैल जाएगा। तो इस प्रकार से काफ़ी बड़ी एरिया में फैल करके निर्माण कर दिया उसने पठार का। तो ये जो अपना हाड़ौती का पठार है, ये अपने जो दक्कन का जो पठार पड़ता है भारत का सबसे बड़ा, उसका ये एरिया है। ठीक है, लेकिन राजस्थान में थोड़ा सा आ रहा है दक्षिण वाले भाग में। इसका जो निर्माण काल है वो क्रिटेशियस युग में इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया इस दक्षिण पूर्वी पठारी वाले भाग पर किसका शासन था, यहाँ पर था हाड़ा शासकों का। ठीक है, हाड़ा शासकों का यहाँ पर शासन था, इसलिए इसको हाड़ौती पठार के नाम से जाना जाने लग गया। जो मुख्यतः जिले इसमें शामिल है वो है आपका कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। ठीक है, थोड़ा सा रावत बाटा ये चित्तौड़गढ़ का भाग है। ठीक है, और भीलवाड़ा भी पड़ता है और पूर्वी बांसवाड़ा में भी इसका विस्तार है। ठीक है, इसका जो विभाजन है हम दो प्रकार से इसका विभाजन कर लेते हैं। एक है अपना दक्कन का लावा पठार जो लावा से निर्मित है। ठीक है, जिसमें आपके आड़ावाला, मालव और ऊपर माल ये पढ़ेंगे आपको। ऊपर माल आपने देखा था उसमें भी आ रहा था अपने अरावली वाले रीजन के जो कुछ पठार थे उसमें भी ऊपर माल का पठार आ रहा था, लेकिन इसमें भी हम इसको शामिल करते हैं। ठीक है, और एक आता है अपना बिंधन कगार क्षेत्र जो अपने चंबल का जो बाउंड्री वाला क्षेत्र था। ठीक है, और जो मैं अभी आपको मैप के माध्यम से दिखा दूंगा। जो नीचे वाला हमारा पूरा रीजन है जो एमपी के साथ में लगा हुआ दक्षिण वाला, तो पूरा क्या है एक उत्खात भूमि टाइप में है, ऊबड़ खाबड़ बाउंड्री है उसकी। ठीक है, तो उसको बिंधन कगार क्षेत्र बोलते हैं क्योंकि विंध्याचल जो पर्वत है उसका आखिरी छोर है। ठीक है, और वहां पर एक किसका निर्माण होता है, उसमें थ्रस्ट का निर्माण भी होता है। इस प्रकार से जैसे ये कोई पर्वत है और इधर कोई पर्वत है, इन दोनों के बीच में एक स्थान है, इसको क्या बोलते हैं, थ्रस्ट बोलते हैं, यानी दसा हुआ भाग। ठीक है, इसको महान सीमांत थ्रस्ट भी बोला जाता है। और ऐसा ही एक थ्रस्ट मिलता है जो नर्मदा नदी बहती है तो वो भी ऐसी भ्रंश घाटियों के बीच में होकर के बहती है, तो उसी प्रकार का एग्जाम्पल हमें यहाँ पे मिलेगा। बूंदी की पहाड़ियाँ, रामगढ़ की पहाड़ियाँ, कुंडला की पहाड़ियाँ, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ और गंगधार उच्च भूमि ये भी आपको मिलेगा यहाँ से। ठीक है, तो ये आपको बिंधन कगार क्षेत्र में पढ़नी है। ये दक्कन के लावा पठार में आड़ावाला, मालव और परमाल ये आपको पढ़ना है। ये आप मैप के माध्यम से देखें। ये जो रीजन है ये वाला कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वाला ये रीजन है, ये पूरा क्या है अपना दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश पर। इस प्रकार से ये जो है ये है बिंधन कगार वाला एरिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हाड़ौती रीजन है, लेकिन इसमें कुछ यहाँ से थोड़ा सा भीलवाड़ा का, चित्तौड़गढ़ का और पूर्वी बांसवाड़ा का हिस्सा है। तो ये अपना पूरा हाड़ौती रीजन हो गया, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया। ठीक है, पठार के बारे में अगर हम बात करें तो गोंडवाना लैंड का अवशेष है, जो हमारा जो पूरा पहले पेंजिया था, पैंथालासा था, जो पेंजिया विभाजित हुआ दो पार्ट में, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। तो ये जो गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा बहकर के कहाँ पर आया, ये भारत की तरफ जो भारतीय प्लेट आई वो थी, इसलिए इसको गोंडवाना लैंड का क्या माना जाता है, अवशेष माना जाता है। ठीक है, यहाँ की जो प्रमुख भाषा है वो हाड़ौती भाषा है। यहाँ के कुल जो क्षेत्रफल है वो 6.89% है। राजस्थान के डिवीजन में जो हमारे 4 मुख्य भाग थे उसमें से सबसे कम जो एरिया है वो किसका है, 6.89% हाड़ौती के पठार का है। ठीक है, यहाँ पर जो कुल जनसंख्या निवास करती है वो 11% जनसंख्या निवास करती है। और इस प्रदेश की जो औसत ऊंचाई है वो मैदानों से थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसकी जो औसत ऊंचाई है वो 500 मीटर है। ठीक है, यहाँ पर पठारी प्रदेश है, अपर्दन होता है। अपर्दन के कारण यहाँ की जो मिट्टी मिलती है वो हमें काली मिट्टी प्राप्त होती है, अपर्दित मिट्टी है, काली मिट्टी प्राप्त होती है। काली मिट्टी की खासियत क्या है, यहाँ पर कपास जैसी जो फसलें हैं इनका बहुत अच्छा उत्पादन होता है। ठीक है, तो कपास का उत्पादन भी होता है, इसलिए इसको कपास मिट्टी भी कहते हैं।
ठीक है, रेगुर मिट्टी भी इसको कहा जाता है। यहाँ पर इसी प्रकार की फसलें मिलती हैं जो कि व्यापारिक फसलें हैं, जैसे अफीम है, सोयाबीन है, कपास है। इस प्रकार की फसलें यहाँ पर उत्पादित होती हैं। यहाँ का जो औसत वार्षिक जो वर्षा है वो पूरे राजस्थान से सर्वाधिक है। 80 से 120 सेंटीमीटर जो यहाँ की वार्षिक वर्षा का हमारे यहाँ औसत प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ की जो प्रमुख सबसे बड़ी नदी है वो क्या है, वो चंबल नदी है। इसके अलावा यहाँ पे परवन, पार्वती, काली सिंध, आहू, ये छोटी छोटी और भी नदियाँ मिलेंगी। इनको हम किसमें पढ़ेंगे, जब हम चंबल के बारे में पढ़ेंगे अपवाप तंत्र में, उसमें सारी चीज़ों को कवर करेंगे। सामान्य ढाल की बात करें तो साउथ से यानी नीचे से और थोड़ा सा पूर्व की तरफ इस प्रकार से तिरछा इसका ढाल है, दक्षिण से उत्तर पूर्व की ओर इसका ढाल है। इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, जो ज्वालामुखी फटने से, तो जो उद्गार होता है ज्वालामुखी का, उसमें लावा निकलता है। लावा ठंडा हुआ, वो जमा, तो उससे क्या बना, ऊंचे ऊंचे समतल मैदानों का निर्माण हो गया। वही समतल मैदान क्या कहलाते हैं, पहाड़ कहलाते हैं, वो पठार कहलाते हैं। जैसे इस प्रकार से कोई आकृति बनती है, इनको तो क्या कहा जाता है, पहाड़ियां कह दिया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ा रीजन है, तो बड़ा कोई रीजन है जो कि जमाव से बन गया है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, पठार कहलाता है, क्योंकि वो थोड़ा सा समतल होता है, उसमें जो डिफरेंस होता है हाइट का वो ज़्यादा होता नहीं है। जैसे अगर कोई 100 किलोमीटर के एरिया में पठार फैला हुआ है, तो उसमें ऊंचाई का और गहराई का ज़्यादा डिफरेंस आपको मिलेगा नहीं। लेकिन पहाड़ियों में क्या होता है, कहीं तो 2000 मीटर ऊंची है, कहीं पर 500 मीटर की, कहीं 300 मीटर की, इस प्रकार से पहाड़ियाँ होती हैं। ठीक है, दक्कन का लावा पठार मैंने आपको बताया कैसे निर्माण हुआ है इसका, लावा के ठंडे होने से हुआ, केटीएसीएस युग में हुआ, ज्वालामुखी उद्गार से हुआ। ठीक है, दक्कन पठार मालवा पठार का भाग है। आड़ा वाला पठार हाड़ौती का जो पठार है उसमें बूंदी जिले का जो पठार पड़ता है उसको क्या कहते हैं, आड़ा वाला का पठार। इसको हम अध्ययन की दृष्टि से, ठीक है, थोड़ा सा इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। हाड़ौती के पठार को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया, दक्कन का लावा पठार, उसके अलावा बिंदन का गार। ठीक है, दक्कन के लावा पठार में हम क्या पढ़ रहे हैं, आड़ा वाला पठार, एक आ जाएगा अपना मालव और तीसरा आ जाएगा अपना ऊपर मालव। ठीक है, तो मालव में कौन सा रीजन है, प्रतापगढ़ और झालावाड़। मालव क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि मालवा क्षेत्र पड़ता है किसमें, एमपी में, मध्य प्रदेश में एक एरिया पड़ता है मालवा। ठीक है, तो मालवा क्यों पड़ता है, क्योंकि वहां पर जो पठार है वो मालवा पठार कहलाता है, और उस पठार का विस्तार हमारे राजस्थान में कुछ एरिया में आ रहा है। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, प्रतापगढ़ और झालावाड़। प्रतापगढ़ और झालावाड़ में मालवा का विस्तार है, इसलिए इसको मालव प्रदेश कहा जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊपर माल। तो बिजौलिया से और जो भैंसरोड़गढ़ है, भैंसरोड़गढ़ के मध्य यानी ये पड़ता है चित्तौड़गढ़ में। बिजौलिया से और जो भैंसरोड़गढ़ के मध्य का जो ऊपर उठा हुआ भाग है उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऊपर माल का पठार। ऊपर माल का जो पठार वाला एरिया है वो इस पूरे मतलब जो मेवाड़ वाला रीजन आ रहा था उसमें सर्वाधिक उपजाऊ भूमि अगर कहीं मिलती है तो ऊपर माल के पठार मिलती है। क्योंकि मैंने आपको कल बताया था बिजौलिया का जो किसान आंदोलन हुआ था, बिजौलिया का जो किसान आंदोलन हुआ था वो कहाँ पर आयोजित हुआ था, वो हुआ था इसी ऊपर माल वाले एरिया में। क्योंकि यहाँ पर अत्यधिक उपजाऊ भूमि है, अच्छी पैदावार होती है, तो जो यहाँ के शासक हुआ करते थे या फिर अंग्रेजों का जो शासन था वो लोग क्या करते थे, वो टैक्स में कर में वृद्धि कर देते थे। 84 प्रकार के कर उन्होंने लगा दिए थे। इस कारण से बिजौलिया का आंदोलन हुआ जो 1897 से 1941 तक चला। ठीक है, लगभग 44 साल तक भारत का सबसे लंबा किसान आंदोलन कौन सा हुआ, बिजौलिया किसान आंदोलन। कौन सी जगह हुआ, ऊपर माल वाले एरिया में। और उस एक चीज और याद रख सकते हैं, ऊपर माल पंच बोर्ड नाम का एक इनका संगठन हुआ करता था। नेक्स्ट हम बात करते हैं बिंदन कगार भूमि के बारे में। बिंदन कगार भूमि क्या है, ये मतलब जो भारत राजस्थान का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है, दक्षिणी पूर्वी वाला जो बाउंड्री है वो क्या बिल्कुल कटी छटी हुई सी है, क्योंकि पर्वत पठारी भाग है, पठारी भाग का एंड है उस जो कटा छटा है। उसके अलावा फिर दूसरी तरफ जो अपना एमपी आ जाता है वो थोड़ा सा निचला भाग है। ठीक है, तो ये ऊपर जो उठा हुआ भाला है कटा फटा है,
मैं आपको कुछ फोटोज के माध्यम से दिखा दूंगा। तो ये पड़ता है अपना करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर जिलों में विस्तृत है, कोटा से ऊपर वाले रीजन में। और इसकी इनके साथ से एक कौन सी नदी बहती है, आपकी चंबल नदी बहती है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत का अंतिम भाग है, बलुआ पत्थरों से निर्मित है। ठीक है, बलुआ पत्थरों से निर्मित होने के कारण यहाँ पर अनेक प्रकार के पत्थर भी हमें प्राप्त होते हैं, जिनको कि घरों की सजावट वगैरह में फर्श के रूप में लगाया जाता है। ठीक है, बनास और चंबल नदियों के बीच वाला क्षेत्र है, क्योंकि चंबल नदी इधर बह रही है और बनास नदी इधर बह रही है, ये आगे चलकर मिलेंगी। तो इनके बीच वाला जो ये रीजन है, ये कौन सा है, ये विंध्यन कगार क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर हमें पत्थर प्राप्त कौन कौन से होते हैं, लाल बलुआ पत्थर मिलता है हमें, जो कि कहाँ मिलता है, धौलपुर में मिलता है। उसके अलावा गुलाबी जो बलुआ पत्थर है वो मिलता है हमें करौली में। ये लाल बलुआ पत्थर बहुत फेमस है। ठीक है, और स्लेटी जो पत्थर मिलता है बलुआ, वो मिलता है बूंदी में, जिसको कोटा स्टोन भी कहा जाता है। कोटा स्टोन नामक जो पत्थर मिलता है वो कहाँ मिलता है हमें, बूंदी में, जिसको क्या बोलते हैं, स्लेटी बलुआ पत्थर। ठीक है, इसके अलावा मिलती है हमें पट्टी या कातले। आपने मकान देखे होंगे जिन पर पट्टी लेंटर वगैरह, तो ये अभी चीजें प्रचलित होने लगी हैं, उससे पहले पट्टियों के घरों के छत बनाई जाती थी, पटाव होता था। तो ये पट्टियां कहाँ मिलती हैं, बिजौलिया बार एरिया में। ठीक है, इसके अलावा भरतपुर वाला जो क्षेत्र है, उस भरतपुर वाले क्षेत्र में भी इनकी बहुत ज्यादा बहुता है, इससे इनका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, ये निकाल ली जाती हैं, खनन होता है। इसके अलावा जो राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, राम मंदिर के लिए जो लाल कलर का जो पत्थर जाता है, ठीक है, जो कि सर्वाधिक जो मौसम को मार को झेलने वाला जो पत्थर है, वो कहाँ से मिल रहा है, वो आपको भरतपुर में एक स्थान पड़ता है, बंसी पहाड़पुर। भरतपुर में एक स्थान पड़ता है बंसी पहाड़पुर, वहां से वो पत्थर निकाला जाता है। क्योंकि ये मैं इनको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सारी चीजें ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ये आसपास की चीजें हैं, धौलपुर का लाल बलुआ पत्थर और भरतपुर का पत्थर। ठीक है, बूंदी की जो पहाड़ियां हैं वो किस प्रकार की हैं, वो अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं। ठीक है, और रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं वो कैसी हैं, उनका जो आकार है वो घोड़े की नाल जैसा है। घोड़े की नाल कैसी होती है, इस प्रकार से घोड़े की नाल होती है। ठीक है, जो उसके खुरों में लगाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार घोड़े की नाल होती है। तो इस आकार की जो रामगढ़ नामक स्थान है, वहाँ की पहाड़ियां हैं, जहाँ पर लाखेरी दुर्रा और बूंदी दर्रा स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, बिंदन कगार में बता रहा था, ये बिंदन कगार देखेंगे हम। तो ये आप देखें रीजन प्रकार से, ये पूरा बिंदन कगार वाला एरिया है, वो बिल्कुल कटा छटा सा अजीब सा ये एरिया है। तो ये पूरा बिंदन कगार क्षेत्र है, और ये इधर से क्या स्टार्ट हो जाता है, ये आपका, ये अपना राजस्थान एंड हो गया, ये आपका आ गया एमपी। ठीक है, तो इस प्रकार का एरिया निर्मित है, जिसको बिंदन कगार क्षेत्र कहा जा रहा है। हाड़ौती का पठार है और विंध्याचल का आखिरी भाग है। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी पहाड़ी, ये चंबल नदी बह रही है इस प्रकार से, और ये जो बीच में पहाड़ी है, ये है मुकुंदरा की पहाड़ियाँ, इनको मुकुंदरा की पहाड़ी कहा जाता है। ये भी उसी बिंदन कगार का क्षेत्र है। ठीक है, गंगहार उच्च भूमि पड़ती है आपकी झालावाड़ में, मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कहाँ पड़ती है, आपकी कोटा में। आपने गाना सुना होगा बी पराग का, अगर आपको मुकुंदरा की पहाड़ियाँ देखनी है तो एक मन भरिया नाम से एक गाना है बी पराग का, तो वो गाना आप कभी सुने, तो उसमें जो शूटिंग है वो इन पहाड़ियों की है। ठीक है, बी प्राक का गाना मन भरिया कहाँ पर शूट हुआ, इन्हीं पहाड़ियों पर हुआ था। यहाँ पर एक प्रसिद्ध महादेव मंदिर है, जिसका नाम है गंडरिया महादेव मंदिर। ठीक है, तो ये आपका क्या कंप्लीट हो गया, ये आपका बिंदन कगार भूमि कंप्लीट हो गई। ठीक है, उसके बाद एक छोटा सा एरिया आता है अपना महान सीमा भ्रंश, यानी कि ग्रेट ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री थ्रस्ट है महान सीमा भ्रंश, यानी कि दो पहाड़ियों के बीच का धसा हुआ वाला हिस्सा, इस प्रकार से ये पड़ता है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, महान सीमा भ्रंश, यानी कि सीमा बनाता है और थोड़ा धसा हुआ भाग है। ये कहाँ पर पड़ता है आपका, ये चित्तौड़, भीलवाड़ा, बूंदी, करौली और धौलपुर, इस एरिया में महान सीमा भ्रंश पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राजस्थान का कंप्लीट हो जाता है। राजस्थान का जो भौतिक विभाजन है, जिसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था, राजस्थान का महान मरुस्थल, अरावली प्रदेश, ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश और हाड़ौती का जो दक्षिण पूर्वी पठार है, ये पड़ता है। ये हमने चारों पार्ट पढ़ लिए ढंग से। ठीक है, ये आपको समझ में भी आ गए होंगे। और एक बार अगर इनके आप पीडीएफ चाहते हैं
तो आप अपने लिंक में जा करके टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको उनको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने अपनी पूरी कोशिश करके जो भी अपने एग्जाम्स आ रहे हैं, इस सबसे नज़दीक अपना सूचना सहायक का एग्जाम है, तो उसमें ज़्यादा डिटेल चीज़ें पूछी नहीं गई हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ें पूछी गई हैं। उसके हिसाब से मैंने इसको डिज़ाइन किया था लेक्चर को, और आगामी जो अपने लेक्चर हैं अफवाह तंत्र, जलवायु वगैरह, उनमें भी इसी प्रकार से रहेगा। तो इसकी जो पीडीएफ है आपको कहाँ मिल जाएगी? अपने टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक कहाँ दे रखी है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आप सभी से एक निवेदन है कि इस वीडियो को सभी लोग लाइक करें, अपने जो जानने वाले हैं उनके साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम सा।